کہ हमास के जो सरबराह थे, रहनुमा थे, इस्माइल हानिया, ईरान जो इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है, उस पर भी उंगलियां उठ रही थी कि जी खुद बुला के खुद मरवाया, खुद किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। 950 इश्तिहारी जो है वो फरार हो गए हैं बैरून मुल्क। कि आने वाला जो हफ्ता है वो इस हुकूमत के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। 64 हलके जिनमें फार्म 45 और 47 का मामला है, वो 64 हलके खुल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज सबसे पहले हम जो खबर आपको दे रहे हैं वो बहुत बड़ी मुल्की तारीखी खबर है। लाहौर एयरपोर्ट के अलावा, लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा कराची, मुल्तान और दिगर एयरपोर्ट से, जो मुल्क के पाकिस्तान के दिगर एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, वहां से 950 इश्तिहारी जो है वो फरार हो गए हैं बैरून मुल्क। ये किस तरह हुआ ये हम आपको बताते हैं। ज्यादातर इसमें जो मामलात हैं वो मुल्तान एयरपोर्ट के आए हैं और लाहौर एयरपोर्ट के रिपोर्ट हुए हैं। वो इस तरह से हुआ है कि बात इस तरह खुली कि जब एंटी करप्शन ने जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो करोड़ों अरबों रुपए के घपलों में मतलूब थे एंटी करप्शन को, और कई एक जो है उसमें से इश्तिहारी हो गए थे, उन्होंने जब छापे मारने शुरू किए उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताकि रिकवरी हो और गवर्नमेंट के खजाने में कोई रकूम जमा हो और मुल्जमान जो है कैफरे करदार तक पहुंचे, तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। ये लाहौर से जब शुरू हुआ कि लाहौर एयरपोर्ट से तकरीबन 300 से जायद जो है इश्तिहारी जो मुलाजिम थे मुख्तलिफ महकमों से, और बड़े अहम महकमे जिनके हवाले जो है डेवलपमेंट है और जिनके पास बड़े बड़े फंड से, अरबों रुपए के फंड से, और उनके हाथों में थे, और उन्होंने उसमें घपले किए और तहकीकात के बाद उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे। तो वो लोग सारे के सारे बैरून मुल्क ज्यादातर जो है वो खलीजी ममालिक में जो है वो चले गए थे, और यहाँ से छोड़कर एयरपोर्ट से क्लियरेंस भी उनकी हो गई। इसके बाद जब एंटी करप्शन पंजाब ने इसका पैरा उठाया, तो बात सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट तक ना रुकी, बल्कि मुल्तान और उसके अलावा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, फिर कराची का एयरपोर्ट, थोड़े ज्यादा, लेकिन लाहौर के बाद सबसे ज्यादा तादाद जनूबी पंजाब के मुल्तान शहर एयरपोर्ट की है। वहां से जो इश्तिहारी लोग थे वो मेल मिलाप करके, इमिग्रेशन अमले से उनसे मेल मिलाप करके वहां से फरार हो गए, और बहुत बड़ी रकूम भी अपने साथ जो है वो मुंतकिल कर गए। और उनमें से अक्सर के बारे में ये बताया गया कि वो खलीजी ममालिक में गए हैं, ज्यादातर दुबई। दुबई की जो है वो रियासत मुत्तहदा अरब अमारात, यूएई की रियासतों में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने अपने बाकायदा बिजनेस शुरू कर दिए हैं। और ये हुआ क्यों? ये इस वजह से हुआ कि जब एक लाइन लगती है, मैं आपको तरीकेकार बताता हूं, मैंने अपनी आंखों से भी ऐसे कई केसेस देखे हैं और मेरे भी नोटिस में है। मुल्तान एयरपोर्ट पर जब एक लाइन लगती है तो दूसरी तरफ से एक इमिग्रेशन का या इस किस्म का कोई बंदा आता है, और वो अपना बंदा लेके आता है, और जो लाइन के आगे जो अफसर बैठा होता है पास करने वाला, उसको कहता है ये हमारे अफसर ने भेजा है। उसका पासपोर्ट लेते हैं, बगैर देखे ठका उसको लगाई और उसको एग्जिट कर दिया, वो चला गया जनाब, और कोई रिकॉर्ड उसका चेक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और ये बाकायदा मिली भगत से होता है। इसमें अगर ये तहकीकात मुकम्मल होंगी और ये रिपोर्ट जब जारी होगी, क्योंकि ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूं ये एक निजी टीवी चैनल की जो है बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, और मैंने उसे पिक किया, फिर मैंने उस पर अपनी तहकीकात की, तो मुझे ये पता लगा बाद में कि मुल्तान से ऐसे केसेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीधा सीधा जो बड़े नाम थे, उन वो जो है मुल्तान एयरपोर्ट से जो है ये इमिग्रेशन अमले की मिली भगत की वजह से दुबई और इधर उधर फरार हुए, और कई एक की रिपोर्टें भी आपने देखी होंगी, छपी होंगी। बिल्कुल इसी तरह सहूलतकारी जो है मुहैया करके इमिग्रेशन अमले ने, या समझे कि जो एयरपोर्ट पे तैनात किसी भी जगह पे हैं उनके अमले ने, एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके, छह छह करके अफसरान को, ऐसे अफसरान को निकाला जो एंटी करप्शन के इश्तिहारी थे, और उनके जिम्मे अरबों रुपए के जो है गबन है। तो अब क्या होगा, अब देखें हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। उनके रेड वारंट जारी किए जाते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो बाहर की जो ममालिक हैं उनसे जो है वो राब्ता किया जाता है, ये क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही खबर है कि 950 इश्तिहारी मुल्जमान जो सरकारी मुलाजिम भी हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का घपला किया हुआ है खजाने में, वो बैरून मुल्क बाकायदा निकल चुके हैं और सेटल हो चुके खबर। अब अगली खबर हमारे पास जो है वो हम आपको देंगे रहीम यार खान के इलाका कच्चा माचका से और भूंग से। आपको पता है कि गुज़श्ता रोज जो है एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था, जिसके नतीजे में 5 डाकू जो है वो हलाक हुए थे, और उसके अलावा पुलिस एहलकारों के भी 4
पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर राणा मोहम्मद रमज़ान थे और 3 कांस्टेबल थे पंजाब कांस्टेबली के, जो एक नाके पर थे, एक पेक्ट पर थे दरियाई इलाके में। तो उनकी नमाज जनाजा भी बाद में हुई। उसके बाद रहीम यार खां पुलिस जो है वो हरकत में आई हुई है, और अभी तक कोई इतनी ज़्यादा इतला तो और नहीं आई। उसके बाद एक और डाकू भी जो है वो मुकाबले में जो है मरा है, 5वां डाकू। लेकिन एक कामयाबी रहीम यार खां पुलिस को हुई है कि थाना भोंग पुलिस ने 5 अफराद को जो है वो अगवा होने से बचा लिया है फौरी तौर पर। ये कराची से आए थे और माल मवेशी का कारोबार करते थे, और ये 5 के 5 जो है कल जो है डीपीओ रहीम यार खान ने मीडिया के सामने इन 5 मगवियों को जो बरामद हुए हैं वो उनको पेश किया, और उन्होंने बताया कि हम सस्ते जो जानवर थे वो खरीदने के लिए कच्चे के इलाके में जा रहे थे, और हमारे पास अच्छी खासी रकम भी थी। और हमें जब ये पता लगा कि हम फंस चुके हैं, तो किसी तरीके से पुलिस को इतला हो गई, और थाना जो भोंग है वहाँ के एसएचओ जो है जिब्रान जिराड, वो अपनी टीम के हमरा उन्होंने जाँ फशानी से जो है वो सारी कार्रवाई करते हुए उन 5 के 5 मगवियों को जो बरामद कर लिया। लेकिन डाकू जो है फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। नहीं तो ये 5 मगवियों का एक और मलबा एक आ जाना था। ताहम हम अपनी फोर्स के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह करे इनको कामयाबी हो और कच्चे का इलाका जो है क्लियर हो। हमें ये इतलात भी आ रही हैं कि सिंध की तरफ से कोई एरर आ रहा है शायद, सिंध के इलाके में ऑपरेशन के हवाले से। वहाँ भी गोटकी पुलिस के 3 एहलकार शहीद हुए थे सिंधी डाकुओं के जो है वो हमले से। उसके बाद हम आपको अगली खबर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से देते हैं। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में जो है वो हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने का जो है फैसला किया गया है, और इस सिलसिले में बाकायदा वजारत तालीम, सेक्रेटरी तालीम जो है, वफाकी सेक्रेटरी तालीम जो है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में बेशक स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ पर अब हफ्ते की छुट्टी नहीं होगी। ये क्यों फैसला लिया गया है? ये सेक्रेटरी तालीम की जानिब से जो है एक बात आई है सामने कि बच्चे जो हैं उनको छुट्टियों की वजह से जो उनकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं रह रही, और बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ नहीं है। एक तो जुमे की छुट्टी कोई कर लेता है, फिर उसके बाद हफ्ते की छुट्टी आ जाती है, एतवार की 3 छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो ये साथ ही आपको पता है कि तफरीही इलाके हैं आजकल, मरी वगैरह ये वो सारा, वहाँ जो है फैमिलियाँ अक्सर निकल जाती हैं। तो इस वजह से बच्चों की तालीम में हर्ज हो रहा था। इस पर गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, और सेक्रेटरी तालीम ने बाकायदा इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आने वाली जो 10 तारीख है, 10 अगस्त से जो है वफाकी तालीमी इदारों में जो है वो हफ्ते की छुट्टी कैंसिल होगी। अब हफ्ते के रोज भी स्कूल लगा करेगा, और कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी खुलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा गैर मुल्की हवाले से। तो गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि हमास के जो सरबराह थे, रहनुमा थे, इस्माइल हानिया, उनको शहीद कर दिया गया था ईरान में, और मुख्तलिफ दावे आ रहे थे, मुख्तलिफ बातें हो रही थी, चहमगोइयाँ हो रही थी। इस सिलसिले में ईरान जो इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है, उस पर भी उंगलियां उठ रही थी कि जी खुद बुला के, खुद मरवाया, खुद किया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक अमरीकी जरीदे ने एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको जो है वो बता देता हूँ। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लंबी है, उसमें तफसील में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जितना कुछ हमारे पास है जिसमें आपको समझ आ जाए। मैं आपको बताता हूँ कि उस जरीदे ने लिखा है, ये अमरीकी जरीदा है, इसने लिखा है कि इस्माइल हानिया को धमाका खेज मवाद के जरिए जो है वो शहीद किया गया, और उन्होंने ये कहा है कि या तो वहां पर बम नस्ब था, या फिर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए जो है इनको शहीद किया गया। क्योंकि पहले ये नहीं पता लग रहा था कि इस्माइल हानिया साहब जो है वो शहीद, उनकी शहादत कैसे हुई, अक्सर लोगों को ये पता नहीं था। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि उनको धमाका खेज मवाद के जरिए, रिमोट कंट्रोल बम के जरिए उनको शहीद किया गया। और जिस गेस्ट हाउस में ये धमाका खेज बम रखा गया, ये अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2 महीने कबल से ये मनसूबा बंदी जो है शुरू थी, और जब भी ये हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया साहब ईरान में आते थे तो वो हमेशा इसी गेस्ट हाउस में ठहरते थे। बड़ी कड़ी निगरानी थी, बहुत सिक्योरिटी टाइट थी, सब कुछ था। लेकिन 2 महीने पहले से, हो सकता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हो सकता है कि उसी कमरे में वो बम या धमाका खेज जो है वो मवाद मौजूद हो, या ये भी हो सकता है कि एक से कई ज्यादा कमरों में, या उस बिल्डिंग या दूसरी बिल्डिंग में कई कमरों में जो है वो धमाका खेज मवाद जो है वो मौजूद हो, और उनके कमरे को ही निशाना बना के उड़ाया गया हो। लेकिन इसकी मनसूबाबंदी, ये अचानक मामला नहीं हुआ, इसकी मनसूबाबंदी बाकायदा 2 माह पहले से ही शुरू कर दी गई थी, और रिमोट कंट्रोल के जरिए, ये इस रिपोर्ट में बताया गया कि रिमोट कंट्रोल के जरिए इन पर हमला हुआ, और उसमें इस्माइल हानिया साहब शहीद हो गए। ईरान का इसमें कोई मामला नहीं, बल्कि ईरान को बहुत ज्यादा दुख है,
اور ایران نے اپنا بدلے کا جو ہے ایک پرچم بھی ایک مسجد پر جو ہے وہ لہرا دیا ہے۔ وہ بدلہ کس سے لینا ہے یہ وقت آنے پہ آپ کو پتہ لگے گا۔ اب ہمارے پاس عمران خان کے حوالے سے ایک گڈ نیوز ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ حکومت کا احوال آپ کو بتاتے ہیں۔ حکومت کے پچھلے دنوں ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں حکومت کے 5 مرکزی اور بڑے وزراء جو ہے وہ اس میٹنگ میں شریک تھے، اور انہوں نے اپنے قائدین کو یہ کہا، حکومتی بڑوں کو یہ کہا کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا، بالکل کچھ نہیں رہا، ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں۔ اور جب گرما گرمی ہوئی، بحث مباحثہ ہوا، سب کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑیں نہ چھوڑیں، کم از کم ہم 5 جو ہے وہ چھوڑ جائیں گے۔ کیوں انہوں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ بجلی کے دن بہ دن جو ہے وہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، قرضے ہم پہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں یہ خطرہ ہے کہ یہ حلقے جن میں دھاندلی ہوئی ہے، فارم 43 اور 47، یہ اگر کھل گئے تو اس کے بعد ہمارا جو حشر ہے وہ کاف لیگ سے بھی برا ہونا ہے، اور ہمارے پاس ککھ نہیں رہنا، عوام کا اعتماد ہم ویسے کھو چکے ہیں، اور حکومت میں رہنے کا بھی ہمیں کوئی جواز جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم بالکل سیاسی طور پر جو ہے وہ ہمارا راز افشاں ہو جائے، ہمیں خود ہی گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن وہاں پر موجود ایک بڑی جو حکومتی شخصیت تھی، اس نے کہا کہ خدا کا نام مانیں، آپ کچھ دن صبر کر لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم حالات کو سدھار لیں۔ یہ خبر ہم تک پہنچی تھی، ہم نے آپ کو بتائی۔ اور اب جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بہت ہی اہم جو ہے وہ شخصیت ہیں، اور رہنما بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، تو ان کا جو بیان ہے اس نے ایک سیاسی دھماکہ کر دی ہے، اور ظاہری بات ہے ہمیں ان کے بیان پہ یقین بھی کرنا چاہیے۔ وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور مسلم لیگ نون اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ورث ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو ایک پری پلان کے تحت جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا، اور پہلے 2020 میں ختم کیا جانا تھا، لیکن چونکہ کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہو گئے، ہسپتالوں میں لاشیں جمع ہو گئی، تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا لیٹ کیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ بے شک آپ پورا ملک بند کر دیں، لیکن عمران خان نے پورا ملک بند نہ کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے ملک کو جو ہے وہ سنبھالا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو یہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے پری پلان طریقے سے، اس میں نون لیگ کی مشاورت پوری شامل تھی۔ ظاہری بات ہے ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح ایئرپورٹ پر جو ہے وہ حاضری لگانے کے لیے ڈیوائس وہاں پر پہنچ گئی، اور ان کی بائیو میٹرک حاضری لگی ایئرپورٹ پر۔ یہ ملکی تاریخ کی بہت بڑی باتیں ہیں، اور کس طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کے رات کے 12 بجے دروازے کھل گئے اور کیا کیا ہوا، یہ سب کچھ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جی اس میں پیپل پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم اور کاف لیگ یہ شامل تھے۔ پری پلان طریقے سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اب ایک اور میں آپ کو جو ہے چھوٹی سی اسی حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے خبر آپ کو شیئر کر دوں کہ گزشتہ روز ایک غیر ملکی صحافی نے عمران خان صاحب کے انٹرویو کرنے کے لیے جو ہے عدالت سے درخواست کی، اور وہ درخواست منظور بھی ہوگی، اور جب وہ جیل پہنچے تو ان کو عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ اس کے بعد جب صحافی نے دوبارہ آ کر عدالت سے رجوع کیا، تو اس صحافی کو، جو غیر ملکی صحافی تھا جو عمران خان کے انٹرویو کے لیے آیا تھا، حکومت اتنی بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے اس صحافی کو ڈپورٹ کر دیا۔ یہ ایک معروف تجزیہ نگار کی جو ہے یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کی خبر کبھی کچی نہیں ہوتی، پکی ہوتی ہے، ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس خبر ہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ اس حکومت کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ 64 حلقے جو ہے، 64 حلقے جن میں فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے، وہ 64 حلقے کھل رہے ہیں، اور جب یہ کھلیں گے تو ظاہری بات ہے 45 اور 47 میں واضح فرق ہے، جس میں ہمارے ضلع رحیم یار خان کے بھی کئی حلقے ہیں، تو اس میں ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے ہاتھ سے جو ہے وہ سیٹیں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور اگلا ہفتہ ہمیں بڑا اہم لگ رہا ہے۔ یہ اگست ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 3 مہینے 90 دن جو ہے، ناظرین آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ملک میں سیاسی تبدیلی اور بڑی بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت کچھ ہونے والا ہے، اور اب بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ویلاگ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔